नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आपको यहाँ पे वो पूरा चैप्टर मिलेगा बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत राज दुलार से। उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। समझने वाली बातें अगर आपको समझ में नहीं आए तो बताना, ठीक है। समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, बहुत प्यार से आएगा, क्योंकि आप पढ़ाएंगे इस तरीके से भी आपको समझ में आएगा। नहीं आए तो फिर कमेंट करके बताना भी क्यों नहीं आया, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर हमारे लिए कौन मेहनत करता है, मेहनत तो अपने अपने लिए कर रहे हैं सब, ठीक है। अपना अपना देखना होता है। आपका भी तो देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया आपको पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है मेरे शेरों, स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर होगा एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत बढ़िया है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अतस्त्रावी तंत्र, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कुछ तंत्र पाए जाते हैं, उसमें से एक तंत्र कौन सा है? अतस्त्रावी तंत्र, यानी अतस्त्रावी कह सकते हो। अंदर का एक स्त्रावण करने वाला तंत्र है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको पता हो तो। एक तो इंडो और दूसरा क्राइन, दो शब्दों से मिलकर। इंडो का मतलब होता है विद इन या विद इन, ठीक है। क्राइन का मतलब होता है सेक्रेशन, यानी अंदर कोई स्त्रावण हो रहा है, उस स्त्रावण से हमारे शरीर के अंदर कोई स्त्रावण हो रहा है, उस स्त्रावण से हमारे शरीर पर नियंत्रण किया जा रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। यानी ये हमारे शरीर में मिलके क्या करेगा? कुछ पदार्थों का स्त्रावण करके हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी हमारे शरीर पर नियंत्रण करेगा। क्या करेगा? नियंत्रण। और कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा, यानी आप कहोगे जी समन्वय स्थापित करेगा, समन्वय, ठीक है। यानी हमारे शरीर के अंदर, अगर आप एनसीईआरटी के अंदर एक बुक के अंदर चैप्टर देखते हो तो वो चैप्टर इस नाम से होता है, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर दो हम सिस्टम पढ़ते हैं। एक तो हमारा दिमाग यानी नर्वस सिस्टम, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप का कार्य करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक किसी न किसी तरीके से दूसरे की सहायता करते हैं, और हमारे शरीर पर अनेक प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम करते हैं, और उसके अंदर समन्वय स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ हमारे शरीर में कम हो सकती है। उसको न कम होने देते न ज़्यादा होने देते, वो स्थापित करने वाले हैं हमारे कौन करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को, सोने पर, जागने पर, बैठने का, उठने का, याद करने का, नहाने का, धोने का, देखने का, सब चीज़ों पर आपकी सेंसेशन को एक्टिव करने का, अनेक चीज़ों पर क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे, और उसके अंदर समन्वय स्थापित करेंगे भी, न ज़्यादा हो कोई चीज़ें न कम हो। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी विद इन सिक्रेशन, यानी हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई चीज़ का सिक्रेशन यानी स्त्रावण हो रहा होगा। इससे हमें पढ़ना है, हम दो बातों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले एक तो ग्लैंड। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक शब्द चलेगा, ग्रंथि 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 ग्रंथि, ठीक है। तो ग्रंथि क्या होती है, और एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती है? तो ग्रंथि जो है वो कुछ भी नहीं है, या तो एक कोई ना कोई सेल होगा या कोई टिश्यू होगा, ठीक है, या ऐसा कोई अंग है, सॉरी, हमारे शरीर में एक ऐसी क्या तो कोशिका है, और या उत्तक। क्या है? हमारे शरीर में एक कोशिका या उत्तक, उसे ग्रंथि उसे कहा जाता है। या तो वो कोशिका है या उत्तक है, जो क्या करता है? कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करता है, यानी कोई ना कोई केमिकल सिक्रेशन करने का काम करता है, उसको हम ग्रंथि कह देते हैं। या आप कहोगे कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस या रासायनिक
पदार्थ का स्त्रावण करता है, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ का अगर कोई स्त्रावण करता है तो उस कोशिका को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है ग्रंथि, या उस उत्तक को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, उसका नाम क्या है? ग्रंथि। तो ग्रंथि कुछ भी नहीं, या तो वो कोशिका है या उत्तक है जो क्या करते हैं, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्रंथि बोल देते हैं। तो ग्रंथि कुछ नहीं है, जैसे हमारे शरीर में अंग है उसी प्रकार कुछ ग्रंथियां भी है, जो ग्रंथियां क्या है, जो कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करेगी। रासायनिक पदार्थ क्या हो सकता है जी? तो रासायनिक पदार्थ एक तो हो सकता है आपका हार्मोन, आप इस शब्द के बारे में पढ़ोगे पूरे चैप्टर के अंदर, हार्मोन। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है ये भी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। दूसरा आप पढ़ोगे रस, कोई ना कोई जूस। क्या पढ़ोगे? जूस यानी रस। जिस प्रकार से वो रस हो सकता है, वो क्या हो सकता है आपका? पसीना हो सकता है, वो क्या हो सकता है आपका? आंसू हो सकते हैं। रासायनिक पदार्थ है ना, आंसू हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? कोई रस यानी जठर रस, जैसे आप कहोगे जी बाइल जूस, पीत रस भी हो सकता है। ठीक है, अग्नाशय रस भी हो सकता है। इस प्रकार से यानी या तो वो रस है कोई ना कोई, जैसे लार, आप सलीवा पढ़ते हो, लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होती है, सलीवा यानी लार। ये सारे के सारे क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करती है, चाहे वो हार्मोन हो चाहे कोई रस हो, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि कुछ नहीं है, ग्रंथि उस कोशिका को या उस उत्तक को कह दिया जाता है जो किसी रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करती हो। जैसे आपका लार हो गया, पसीना, आंसू, अग्नाशय रस, आंतों के अंदर अंतर ग्रंथियाँ। तो जो जूस का स्त्रावण करती है और जो हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? या जो जूस का स्त्रावण करती है उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, जो हार्मोन का स्त्रावण करती है ना, उस ग्रंथि को फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कह देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोल देंगे? अतःस्रावी ग्रंथि उसको कह देते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और जो जूस का स्त्रावण करती है किसी प्रकार का, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं, यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि कह देते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथि कह देते हैं बस। और इन दोनों का स्त्रावण करती है, चाहे रस का भी और हार्मोन का कोई अंग स्त्रावण करता है, तो उसको हम मेसोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं, यानी उसको हम क्या कह देते हैं? मिश्रित ग्रंथि कह देते हैं। ठीक है ना? तो ग्रंथि कुछ भी नहीं है, ग्रंथि उत्तक है, रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण है। हार्मोन रस, जो हार्मोन का स्त्रावण करती है वो अंतःस्रावी। वहाँ से क्वेश्चन बनता है भी, हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या स्त्रावित किया जाता है? हार्मोन। बहिस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा रस, चाहे वो पितरस हो, चाहे वो आंसू हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो लार हो, चाहे वो अंतर रस हो, चाहे वो अग्नाशय रस हो, विभिन्न प्रकार के रस स्त्रावित किए जाते हैं। अगर आपको ये बात आपको समझ में आई है तो आप आगे चलते हैं, है ना? हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूरे लेक्चर में जिक्र करने वाले हैं। तो ग्रंथि समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। दो बातें समझाना, स्टार्ट तो सीधा होना चाहिए था, ये ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि होती है, खड़क स्पीड से बस। लेकिन थोड़ा सा मेरा दिल नहीं मानता, पता नहीं क्यों, भी आपको समझाना चाहिए। व्यू तो अपने पता ही आपको कितने आते हैं। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से पूरा चैप्टर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से प्ले लिस्ट पे जाना, और प्ले लिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आगे आपको कल परसों के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? पूरा चैप्टर मिल जाएगा, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट मिलेगी वहाँ पे, पूरी बायोलॉजी की प्ले लिस्ट है। ठीक है ना? बायोलॉजी स्पेशल। क्लियर हुई बात? स्टार्ट करते हैं। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि। ग्रंथि दो प्रकार के मैंने बताई, एक तो होती है एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंदर को कुछ स्त्रावण करने वाली, एक बाहर को कुछ स्त्रावण करने वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक आपकी हो गई मेसोक्राइन ग्लैंड।
यानी मिश्रित ग्रंथि। इसका नाम क्या है? मिश्रित ग्रंथि। एक का नाम क्या है? बहिस्त्रावी ग्रंथि। बहि बाहर, स्त्रावी स्त्रावण। तो 3 प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी, मिश्रित ग्रंथि। नाम से ही पता चल रहा है, अंतःस्त्रावी इंडोक्राइन, अंतःस्त्रावी अंदरस्त्रावी। ये स्त्रावित क्या करती है? तो आपको लिखना है हार्मोन स्त्रावित करती है। क्या करती है? हार्मोन। किसका स्त्रावण करती है? हार्मोन का स्त्रावण करती है। एक्सोक्राइन किसका? जूस का। मैंने बताया था कोई जूस हो सकता है दोनों ही रासायनिक पदार्थ, यानी इसको क्या बोल देंगे? रस का स्त्रावण करने वाली। मिजोक्राइन वो ग्रंथि जो रस का भी स्त्रावण कर दे और साथ में हार्मोन का भी स्त्रावण कर दे, तो उन दोनों का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि को मिजोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये डक्टलेस होती है, नलिका वहीन होती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है नलिका वहीन, समझाऊंगा मैं, मेरा काम है। और इसको आप लिख लो, नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस ग्रंथि की, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और नलिका युक्त भी है, नलिका विहीन भी है, यानी वो ग्रंथि जिसमें नलिका से जुड़ी भी होती है और नहीं भी जुड़ी होती। कुछ कोशिका इसके अंदर क्या मिलेंगी? ऐसी मिलेंगी जो हार्मोन का स्त्रावण कर रही है, कुछ क्या कर रही है? रस का स्त्रावण कर रही है, तो इसको मिजोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। बता दूंगा मैं आगे। ये अपना जो कुछ भी निकालेगी, यानी हार्मोन, वो रक्त के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करेगा एक जगह से दूसरी जगह। यानी इसका माध्यम क्या है चलने का? तो आप कहोगे ब्लड यानी रक्त है, और इसका कोई माध्यम है तो वो है डक्ट, यानी ये डक्ट के माध्यम में, यानी आप कहोगे नलिका ही माध्यम है इसका एक से दूसरी जगह टारगेट पे जाने के लिए। ये दोनों काम करेगी, उसके बारे में भूल जाओगे एक बार। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे ये आपकी ब्लड वेजल्स है, इसको आप क्या मान लो? रक्त वाहिका। क्या मानोगे? रक्त वाहिका। ये रक्त वाहिका, रक्त वाहिका में तो रक्त ही बहेगा। बोले हाँ जी, क्या बहेगा? रक्त बहेगा। और ये आपकी कोई अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, यहाँ बनाता हूँ, देखो जगह पड़ी है अपने पास। ठीक है, और ये क्या हो गया? फिर ब्लड हो गया। ये क्या हो गया? ब्लड। और यहाँ पे कोई ग्रंथि है, जैसे ये उत्तक पड़ा है, मान लो कोई उत्तक है, इसको बोल दिया अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अब बोल दो पिट्यूटरी ग्लैंड, बोल दो, मान लो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है। अब पीयूष ग्रंथि सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम करती है, शरीर में सभी ग्रंथियों को, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आपको पता हो तो ये क्या करेगी? ये ग्रंथि पूरे शरीर में नलिकाएं थोड़ी फैला रही है, नलिका हर जगह जा रही है, बूंद बूंद करके सबको हार्मोन दे के आ रही है, ऐसा नहीं है ना। ये क्या करेगी? अपना जो हार्मोन है उसको स्त्रावण कर देगी। स्त्रावण करने के बाद वो किस में मिल जाएगा? तो वो मिल जाता है आपका किस में? ब्लड के अंदर। ये हार्मोन कहाँ स्त्रावण कर देगी? इसमें, इसके पास रक्त वाहिका है, उसके पास उसमें स्त्रावण हो जाएगा। अब ये चलता 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 पूरे शरीर में रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, पहली बात। अंतःस्त्रावी है तो आपको पता है किसका स्त्रावण करेगी? तो आपको जी हार्मोन का स्त्रावण करेगी। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है हार्मोन का। यहाँ पे कोई नलिका है क्या? नहीं है, तो नलिका वहीन होती है, यानी नलिका की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिका के द्वारा ये हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन या सहवन परिवहन करने का काम करती है। अभी शरीर हार्मोन किसके माध्यम से जाते हैं? तो आप कहोगे रक्त के माध्यम से जाते हैं। किसके माध्यम से जाते हैं? रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक जाते हैं। क्या इसमें नलिका होती है? तो आप कहोगे जी दिखाई तो नहीं दे रही, इसका मतलब नलिका वहीन है। कोई भी नली नहीं है इसके अंदर, यानी कोई भी पाइप या ट्यूब नहीं है यहाँ पे जो हार्मोन को लेके जाए, वो रक्त ही लेके जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। बहिस्त्रावी का रोल क्या रहता है? देखो, ये मान लो ये कोई ग्रंथि है,
ठीक है, ये ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि के अंदर कुछ सेल, आपको पता ही है सेल तो होते ही, टिश्यू के अंदर भी तो सेल ही है, ये सेल है मान लो, ठीक है। ये क्या करेंगे, तो ये कोई ग्रंथि है मान लो, और ये क्या करेगी, यहाँ से इन कोशिका द्वारा क्या होगा, कुछ पदार्थ का स्त्रावण होगा, उसके अंदर जल भी होगा, वो वगैरह 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 वगैरह, और ये नलिका हो गई यहाँ तक, ये क्या हो गई, नलिका हो गई। यानी ये क्या है जी, ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है। मैं इसको नाम दे देता हूँ जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि नाम दे देता हूँ। कहाँ, अमाशय में पाई जाती है मान लो। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ क्या करती है, कोशिकाओं द्वारा, छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा क्या है, ये इसका सरफेस हो गया। तो और ये क्या हो गई, तो ये तो ग्रंथि है, ये नलिका हो गई, इसकी क्या हो गई, नलिका, क्योंकि नलिका युक्त है। और ये अंदर वाला रासायनिक पदार्थ कोई रस है, जैसे जठर रस है, और यहाँ पर अमाशय का सरफेस है, तो उसके अमाशय के अंदर इस प्रकार से ये छोड़ देगी, ठीक है ना। दो बातें याद रखनी है आपको यहाँ से। बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या है, जूस का स्त्रावण करती है, नलिका युक्त होती है, ये देखो नलिका है, नलिका के माध्यम से अपने टारगेट तक रस को या जो भी रासायनिक पदार्थ है उसको पहुंचाने का काम करती है। किसके माध्यम से जा रहा है, डक्ट, यानी कोई नलिका के माध्यम से क्या जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो नलिका युक्त है, रस का स्त्रावण करती है, ठीक है। जठर ग्रंथि बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो आप इसको कर लोगे, हो जाएगा क्लियर। इसके अंदर क्या है, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ आपका पेंक्रियाज है मान लो, ये छोटी आंत है, इसका नाम है अग्नाशय। तो इसमें कुछ तो लैग्रहैंस दीपिकाएं पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक, और बाकी इसके अंदर अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे भी अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये आपका अग्नाशय मान लो, मान क्या लो, है ये अग्नाशय, ठीक है। तो ये तो क्या करेगी, हार्मोन का स्त्रावण करेगी और रक्त में मिला देगी। ये किसका स्त्रावण करेगी, हार्मोन का। और ये कहाँ मिल जाएगा, जैसे ये रक्त वाहिका है, कोई रक्त वाहिका जा रही है इसके अंदर से, ये क्या रक्त वाहिका है, और इसके अंदर से रक्त जा रहा है, इसने क्या किया, अपना स्त्रावण किया और इसके अंदर डाल दिया। ये क्या किया, स्त्रावण किया और डाल दिया। ये काम तो हार्मोन तो इसे स्त्रावण कर देगी, लेकिन यहाँ से क्या करिए, रस का स्त्रावण और करिए। कुछ कोशिकाएं इसके अंदर दूसरी पाई जाती है, वो रस का स्त्रावण करके इस डक्ट के माध्यम से, ये पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी सीधा लिख लो आप डक्ट ही है। ये कहाँ पहुँचा रही है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो नलिका के माध्यम से भी पहुँचा रही है और हार्मोन का स्त्रावण भी कर रही है, दोनों काम कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मीजोक्राइन ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। मिश्रित ग्रंथि क्या है, बहिस्त्रावी क्या है, कौन कौन सी होती है, ये तो पढ़ेंगे अब। ठीक है, हो जाएगा। अब देखें बहिस्त्रावी ग्रंथियां कौन सी है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन सी है। लो जी, स्टार्ट करते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से कौन कौन सी है और सब के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्त्रावी ग्रंथि सबसे पहले आप स्पीड से लिख लो, पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में लिखूंगा मैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि, दूसरी पीनियल ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कर लो, ठीक है। उसके बाद थायराइड यानी आउटो ग्रंथि, उसके बाद पेरा आउटो यानी पेरा थायराइड ग्रंथि,
बाकी लिखाना तो सब कुछ है ही आगे। पेरा आउटू पेरा थायराइड, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, बाकी वो तो मेसोक्राइन ग्लैंड में आती है। ये है आपकी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन आप पहले ही रट लेना। सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है। किसकी बात कर रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्रावी बड़ी पूछ ले छोटी पूछ ले तो आपको आंसर देना है। छोटी पीयूष ग्रंथि और बड़ी कौन सी है? आउटू है। सीधा आपसे पूछ ले ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है? ग्रंथि बड़ी का नाम ले तो ग्रंथि हमारी क्या है? लीवर भी होती है। क्या होती है? लीवर। यानी यकृत भी हमारी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगर वो पूछे सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि पूछ ले बड़ी कौन सी है, तो भी आपका आंसर रहेगा यकृत ग्रंथि या बहिस्त्रावी, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, क्योंकि पित्त रस का स्रावण करती है। मिश्रित ग्रंथि की बड़ी बात करें, मिश्रित यानी मेसोक्राइन बड़ी की बात करें, तो मेसोक्राइन बड़ी कौन सी होती है? तो आपका आंसर रहेगा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आउटू, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। तो ये ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, किन ग्रंथियों के बारे में? पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस, आउटू, पेराउटू, थाइमस, एड्रिनल, अधिवृक्क। ठीक है ना। उसके बाद वृषण के बारे में पढ़ेंगे, मेसोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद अंडाशय, अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से भी हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है ना, प्लेसेंटा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टेंशन मत लेना, ठीक है, लिखाया नहीं है मैंने, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि स्टार्ट करें? पीनियल, क्योंकि पीयूष ग्रंथि इतनी बड़ी ग्रंथि, इतने हार्मोन स्रावण करती है, वो हार्मोन आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप पूरी ग्रंथियां नहीं पढ़ लेते। ठीक है, अपना असूल रहता है मैं पीयूष ग्रंथि लास्ट में करवाता हूँ, क्योंकि पीयूष ग्रंथि तब समझ में आती है, पीयूष या हाइपोथैलेमस, जब आप और हार्मोन के बारे में जानते हो या और ग्रंथियों के बारे में जानते हो। ठीक है, नहीं तो फिर रट्टा मारने वाली बात है, और रट्टे लगते नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, नाम इतने टेढ़े हैं, रट्टे लगेंगे नहीं। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, कहाँ स्थित होती है? तो ब्रेन में स्थित होती है। और कहाँ पे? हिंड ब्रेन। आप इसको लोकेशन पूछे तो पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। आकार पूछ ले कैसा होता है, तो पी सेप्ड होती है ये, यानी मटर के दाने जैसी होती है, मटर आकार की होती है। ठीक है, हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है, पी सेप्ड मटर आकार की होती है। ठीक है, डायग्राम बना के फिर बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। इसको थर्ड आई, तीसरी आंख कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तीसरी आंख कहा जाता है इसको। ठीक है, तीसरी आंख, पेरिएटल आई भी कहा जाता है इसको, पश्च आंख भी कहा जाता है इसको। ओल्ड एज के अंदर सोयल ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है इसको, यानी दिमाग की मिट्टी भी कहा जाता है इसको, दिमाग की मिट्टी भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है इसको, यानी जैविक घड़ी भी किसको कहा जाता है? इस ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, मल्लम थानेदार चलावे जिपसी, हाँ पक्का है क्या?
या झूठ बोल रहे हो? ये वैसे आपका दिमाग होता है, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क, सेरिबेलम, ये सेरिब्रम होता है, इसको याद नहीं करना। यहाँ से स्थित होती है ये, कहाँ पे स्थित होती है? यहाँ पे, तो इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर आपका स्थित होता है इधर वाले भाग, इसके नीचे मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से एक ग्रंथि स्थित होती है यहाँ पे, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। और ये ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है आपका। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो दिमाग के अंदर 3 ग्रंथियां स्थित होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। ये दिमाग होता है आपका, देख लो दिमाग ऐसा होता है ना। यहाँ पे ग्रंथि आपकी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। ये काम क्या करती है? तो आदत बनाने का काम करती है, आदत पर कंट्रोल करती है, या उसके अंदर क्या करती है? उस पर नियंत्रण करने का काम करती है। आदत किससे होती है? आदत बनाने का काम करती है। देखो, दूसरा इसको क्या कहा जाता है? एक बात है, काम करती है सेंसर ऑफ, सेंसरी देखो, किसको सेंस करने का काम करती है? सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रति संवेदी होती है, ठीक है। ये बात याद रख लो। एक बात और क्या याद रखनी है आपको, इससे एक हार्मोन स्त्रावण होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, खत्म, ठीक है। मेलाटोनिन का सिस्टम क्या है? देखो, आदत बनाने का काम कैसे करती है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत रहना। मेलाटोनिन के बारे में पहले इसके बारे में बता। पश्च मस्तिष्क में स्थित है, मटर जैसी है, बस बात खत्म। थर्ड, तीसरी आंख पश्च आंख, दिमाग की मिट्टी, जैविक घड़ी। इनका तीनों का मतलब एक ही है, तीसरी आंख पश्च आंख या जैविक घड़ी। यानी जैविक घड़ी का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल काम होते हैं ना, उन पर नियंत्रण करने का काम करती है। यानी जिस प्रकार घड़ी के अंदर अलार्म होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो है पिनियल ग्रंथि एक अलार्म की तरह भी काम करती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे आदतों पर नियंत्रण करने का काम करती है। आदतों पर नियंत्रण करेगी, इसलिए इसको जैविक घड़ी कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो टाइम से उठ जाते हैं, बिना घड़ी की जरूरत नहीं होती, 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे। आप कोई भी काम करते हो, आप चाय पीना स्टार्ट कर दो, आपको उस टाइम चाय की मतलब तलब लग जाती है। आप गुटखा खाना शुरू करो, गुटखे की तलब लग जाती है। आप शराब पीना शुरू करो, शराब की तलब। सिगरेट पीना शुरू करो, सिगरेट की। आप जूस पीना स्टार्ट करो, जूस की तलब लग जाती है, ठीक है।
तो कोई चीज़ की तलब का मतलब क्या है, आदत बन गई है आपकी। आप कोई काम 21 दिन तक रेगुलर कर लेते हो तो 22वें दिन वो चीज़ आपका शरीर मांगना शुरू कर देता है ना। आपने कोई नशा किया हो, आपने कोई ऐसी चीज़, या चाय की मान लो, चाय का नशा करते हो आप, कॉफ़ी का नशा करते हो, तो वो चीज़ें मांगना शुरू कर देती है, क्योंकि वो हमारी आदत बना दी है। किसने बना दी? पीनियल ग्रंथि ने आपकी आदत बना दी। पीनियल ग्रंथि अब कहेगी भी चाहिए। आप कोई काम को 21 दिन तक छोड़ के देख लो, 22वें दिन वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपको पता हो तो 22वें दिन आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो आदत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? आपकी पीनियल ग्रंथि, इसलिए वो जैविक घड़ी, ठीक है, पस आँख तीसरी आँख कहा जाता है। दिमाग की मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन ओल्ड एज, आप कहोगे एक बुढ़ापे के अंदर ये ग्रंथि खत्म हो जाती है। ये ग्रंथि क्या हो, खत्म होके मिट्टी की तरह आपके दिमाग में पड़ी रहती है, यानी खत्म हो गई, अब इसका कोई काम नहीं रहा, डेड सेल हो गई है, और तो वहीं पे पड़ी रहती है। तो इस मिट्टी की तरह पड़ी रहने के कारण इसको क्या, दिमाग की मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिमाग की मिट्टी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो आदत आपकी इससे होती है। गलत आदत हो चाहे सही आदत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आदत आपकी है जो अच्छी हो चाहे बुरी, वो पीनियल ग्रंथि बनाती है। प्रकाश के प्रति संवेदी होती है ये। प्रकाश के प्रति संवेदी होने का मतलब क्या है? प्रकाश से रिलेटेड अगर ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो कुछ हार्मोन है, इसका एक हार्मोन है, मुख्य हार्मोन जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, उस पर ये क्या करती है, नियंत्रण करती है प्रकाश से, ठीक है। जैसे प्रकाश ज़्यादा है, यानी ये आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के पास में है, और मिड ब्रेन से आपकी जुड़ी हुई है आँखें, आँखें आपको देखने में सहायता करती है। अगर आँखों में प्रकाश ज़्यादा है, मान लो आँखों में प्रकाश ज़्यादा है, तो क्या होता है, प्रकाश अगर ज़्यादा है यानी लाइट ज़्यादा है, यानी दिन की बात कर लो, लाइट ज़्यादा है, तो ये हार्मोन जो है ना, मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो क्या होगा, कम स्त्रावण होगा उसका। क्या होगा? कम स्त्रावण होगा। अगर लाइट कम है, लाइट क्या है, कम है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है, ये मेरे आपसे बनाई हुई शॉर्ट फॉर्म है, मतलब आप अपने हिसाब से लिख लेना, मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा, ठीक है। तो ये हार्मोन मुख्य रूप से होता है आपके रिलेटेड होता है स्लीपिंग से, यानी सोने से। किससे रिलेट करते हैं आप इसको? सोने से भी। ये हार्मोन जब लाइट होती है ना, ये हार्मोन हमें रिलैक्स यानी शांति सी प्रदान करता है, आपके दिमाग को रेस्ट में लेके जाता है। तो क्या होता है, लाइट ज़्यादा होती है तो ये हार्मोन कम स्त्रावण होगा, यानी आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। अगर लाइट कम है और लाइट कम है तो ये हार्मोन ज़्यादा स्त्रावण होगा, जो आपको डीप स्लीपिंग यानी बहुत गहरी नींद जो होती है उसको ले आने में सहायक है। तो आप गहरी नींद जो है, आपने देखा होगा जो लाइट जला के सोते हैं, मतलब ट्यूबलाइट ऑन करके सो जाते हैं या बल्ब ऑन करके सो जाते हैं, CLF LED कोई भी हो, वो ऑन करके सोते हैं, उनके तुलना मुकाबले में जो लाइट ऑफ करके सोते हैं उनको नींद अच्छी आती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है मेलाटोनिन हार्मोन, क्योंकि लाइट कम, हार्मोन ज़्यादा तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो सोने से गहरी नींद के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन हार्मोन गहरी नींद के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावण होता है? तो इसका स्त्रावण होता है पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में आपने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे की ग्रंथि है मस्त वाली, थायराइड, 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 आउटू, 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 ठीक है, आउटू ग्रंथि हम पढ़ेंगे। कौन सी ग्रंथि रे? थायराइड ग्लैंड रे, थायराइड ग्रंथि रे। ठीक है, इसका दूसरा नाम आउटू ग्रंथि भी है। क्या नाम है इसका? आउटू ग्रंथि, यानी आउटू थायराइड एक ही बात है, ठीक है। आउटू ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? तो आपके गले में स्थित होती है, इन थ्रोट यानी गले में स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है? गले में, लोकेटेड इन थ्रोट यानी आपके गले में स्थित होती है। पहला क्वेश्चन बनता है गले में कौन सी ग्रंथि होती है? तो थायराइड होती है, एक पैराथायराइड होती है, लेकिन आपको थायराइड याद रखना है।
एच शेप, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है एच, उसके शेप की होती है तो एच शेप्ड होती है, यानी ये एच आकार की होती है। एक बात ये भी याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। दो लोब पाए जाते हैं तो बाई लोब्ड होती है ये। बाई लोब्ड ग्लैंड है। द्विखंडित ग्रंथि या द्विपिंडली ग्रंथि है। दो खंड है, बताऊंगा सब कुछ, अपने आप समझ में आ जाएगा। तीसरी बात, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी इस वजन के साथ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है, क्योंकि इसका वेट जो है, वजन जो है इसका, वो होता है 25 से 30 ग्राम के बीच में। यानी 25 से 30 ग्राम वजन किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथि का नहीं होता, एक थायराइड ग्रंथि को छोड़ के। तो थायराइड इस वजन के साथ सबसे बड़ी ग्रंथि बन जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि की। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि आपके गले में स्थित होती है, एच आकार की गले में स्थित होती है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, गले में। द्वि लोब बाई लोब्ड होती है, यानी देखो ये आपका गला है, ठीक है, आप गला गला बनाएंगे बस, ये आपका गला है, ये आपकी खोपड़ी है। ऐसी तो नहीं होती, आपको क्या लेना है यार, कैसी भी हो ना। ये आपका गला है ये, और इस प्रकार से आपके गले में स्थित होती है ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथि है, ठीक है। ट्रेकिया के पीछे, ट्रेकिया के पीछे होती है ये, आगे ट्रेकिया होता है इससे। ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है ना, इसके पीछे वाली स्थित है। ट्रेकिया के ऐसे घूमी होती है चारों तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे ट्रेकिया होता है, बाकी ऐसे ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि होती है कहाँ, ये आपका गला है, क्योंकि टाइम लगता है यार। ये आपका गला है और ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। बाइलोब्ड, दो लोब से नजर आ रहे हैं तो बाइलोब्ड हो गई। गले में स्थित और बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। 25 से 30 ग्राम इसका वजन होता है। कितना होता है, 25 से 30 ग्राम इसका वजन होता है। ये बात तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आयोडीन स्टोर करने का काम भी करती है, यानी आयोडीन का संग्रह कहाँ पे होता है, तो आयोडीन का संग्रह यानी भंडारण भी करने का काम करती है। आयोडीन का संग्रह करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, आयोडीन किस ग्रंथि के लिए उपयुक्त है, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में प्रॉब्लम होगी, तो सारी चीज़ें आपको किस पे लेके जानी है। आयोडीन का शब्द का मतलब आते ही थायराइड याद आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए, थायराइड याद आना चाहिए, यानी आउट याद आना चाहिए। खत्म नहीं हुई ये, छोटी छोटी बातें खत्म हुई है। बाइलोब्ड है, ठीक है, 25 से 30 ग्राम वजन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, गले में स्थित है, एच आकार की होती है। और ये क्या करती है, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करती है, आपको हार्मोन रिलीज करती है, आपको हार्मोन स्त्रावण करती है। तो हार्मोन जो स्त्रावण करती है ना, उस हार्मोन के अंदर जैसे T3 आपका T4 है, ठीक है, ट्राई आइडोनाइड, T4 को हम टेट्रा आइडोनाइड बोल देते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। T3 और T3 को क्या कहा जाता है, वैसे T3 का दूसरा नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन, इसको ही थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। और T3 और T4 को जब मिला दिया जाता है तो दोनों को मिला के थायराइड हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले, मान लो थायराइड या टेट्रा आयोडोनाइड, यानी इसके अंदर 4 आयोडीन होते हैं, इसमें 3 आयोडीन होते हैं, तो T3 को
थायरोक्सिन कहते हैं। इससे ये ज़्यादा प्रभावी होता है, तो इसके गुण पढ़ लो या इसके काम दोनों एक जैसे ही करते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्रभावी ज़्यादा ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों को T3 और T4 को थायराइड हार्मोन कह देते हैं। एक इससे हार्मोन स्रावित होता है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायराइड से थायरोकैल्सिटोनिन। तो दो हार्मोन का स्त्रावण करता है। ठीक है, ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। अब इस हार्मोन के बारे में हम पढ़ते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन के बाद में पढ़ेंगे। थायराइड लिख लो या थायरोक्सिन लिख लो, थायरोक्सिन लिख लो, याद रहेगा आपको। थायरोक्सिन हार्मोन, मैंने आपको बात बता दी, फर्क क्या है। थायरोक्सिन थायराइड बाजा एक ही बात है, मान लो। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन आपके एग्जाम के हिसाब से कोई अलग बात है नहीं है, मिलता जुलता है ना। थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? थायरोक्सिन हार्मोन बहुत काम करता है आपकी। एक तो ये ग्रोथ करवाने में मदद करता है, यानी आपके शरीर की वृद्धि जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करने का काम जो करेगा, उसको सक्रिय करने का काम करेगा, वो थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, इसकी बातें और पढ़ लो आप। एक ये आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, ये बात याद रख लेना। कहाँ से स्रावित होता है तो आपको पता ही चल गया कहाँ से स्रावित होता है। थायराइड, दो बातें पहले ये लिख लो, कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड से, आउटो ग्रंथि से ये स्रावित होता है। ठीक है, काम क्या करता है जी? ग्रोथ करता है एक तो, यानी वृद्धि करवाने में सहायता करता है। कैसी वृद्धि जी? आपकी मेंटली, आपकी सेक्सुअल और फिजिकल, तीनों प्रकार की वृद्धि जो शरीर की होती है। दिमाग की वृद्धि करवाता है, ठीक है, डेवलप करवाता है। लैंगिक विकास भी करवाने में सहायक है, और ये फिजिकली भौतिक विकास, यानी भौतिक विकास करवाने में सहायक है। तीनों प्रकार के विकास करवाने में ये सहायक है हमारे शरीर के थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन से? देखो, महिला के अंदर, महिला के केस में, फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, यानी मासिक चक्कर के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है, मासिक चक्कर के लिए है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक चक्कर जो महिला में होता है 28 दिन का, जिससे अंडे का स्त्रावण होता है, जिसके दौरान महिला प्रेग्नेंट भी होती है, जिसके दौरान ब्लीडिंग भी होती है, जिसके दौरान ग्रोफियन फॉलिकल है उनका विकास भी होता है। आपके जो मतलब महिला के अंदर जो बच्चादानी पाई जाती है, बॉम्ब, यानी आप कहोगे यूट्रस या गर्भाशय कहोगे, उसकी लाइनिंग के अंदर विभिन्न प्रकार के जो बदलाव आते हैं वो किस में आते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के आते हैं। उसके लिए भी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, उसके लिए भी उत्तरदायी कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन उत्तरदायी। इसमें दिक्कत होने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आगे पीछे हो सकता है, आपको पता होना चाहिए ये भी। ठीक है, एक ये BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना, उसको डिसाइड करता है ये। ठीक है, BMR रेट क्या होगा, उस पर नियंत्रण करने का काम भी किसका है, उसको बनाए रखने का काम भी किसका है? इसका है। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे जी ये आपकी BP पे भी कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट रेट पे भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर पे भी कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट कह सकते हो आप,
ब्रीदिंग रेट जो है उस पर भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर, हेल्थ, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, इस पे भी काम करता है। कौन करता है? इनको यानी रक्त दाब, हृदय दर, धड़कन और सांस दर कहोगे आप, श्वसन दर या सांस दर, हृदय दर, रक्त दाब, तीनों पे नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? ये हार्मोन करता है। ज़्यादा बातें हो गई क्या? कुछ भी नहीं है, एक बात है, उससे सब क्लियर हो जाता। बीएमआर रेट निर्धारित कौन करता है? निर्धारित करने का काम किसका है? थायरोक्सिन हार्मोन का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस हार्मोन की बीएमआर। ठीक है, महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, तीनों का काम कौन कर रहा है? ये उस पर कंट्रोल करने का काम कर रहा है। कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। ग्रोथ करवा रहा है शरीर की, मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली, यानी सेक्सुअली आप कह सकते हो जो लैंगिक अंग हैं, यानी उस जैसी विचारधारा शरीर में आती है, यानी पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर होता है बंदा। तो दिमाग का विकास करना भी, आयोडीन की कमी से क्या होता है? मंदबुद्धि बच्चा पैदा होता है। तो वो किसके कारण होता है मंदबुद्धि? क्योंकि आयोडीन की कमी आई तो थायरोक्सिन की कमी आएगी। ये एक बात तो ये हुई। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई? दिमाग का विकास आपके जनन अंगों का, वृषण हो गया, शिश्न हो गया, उसके बाद अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, वेजाइना हो गया, इनके विकास करने में भी कौन सहायक है? वृद्धि है। फिजिकली पूरे शरीर की ग्रोथ, यानी हमारे पर शरीर का फिजिकली हम जैसे हमारे शरीर दिखाई देता है उसका विकास करने में भी, आपकी मसल्स का विकास करने में, आपके मतलब बालों का वगैरह वगैरह विकास करने में भी ये सहायक है। कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये आपको समझ में। बेजल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस हार्मोन की हो जाए कमी तो आपको 2-3 रोग देखने को मिलते हैं। वो चीज़ें मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। आप लिखने का काम कीजिएगा। या ये हार्मोन हो जाए ज़्यादा, यानी जिसको हम बोलते हैं अति स्त्रावण, हाइपर सिक्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, अति स्त्रावण से कौन से रोग होंगे? अति स्त्रावण से 2 रोग होते हैं। एक तो होता है एक्सोथैल्मिक गाइटर, जिसको नेत्र शोध की बोलते हैं, नेत्र शोध की, एक ये होता है। दूसरा रोग होता है आपका इसोमोटो, इसोमोटो। ज़्यादा स्त्रावित हो जाए हार्मोन तो ये 2 रोग देखने को मिलते हैं। अगर हो जाए कम, यहाँ पे नजर आ रहा है क्या? देखियो, जिसको हम अल्प स्त्रावण बोलते हैं, यानी हाइपोसिक्रेशन बोल देते हैं। हाइपोसिक्रेशन से रोग होता है एक तो नॉर्मल गाइटर, यानी जिसको हम घेंगा या गलगंड कह देते हैं, और दूसरा होता है एक क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। और तीसरा एक रोग होता है मिक्सोडिमा, ये महिलाओं में होता है, मिक्सोडिमा। इनमें क्या होता है आपसे नहीं पूछा जाता, घेंगा को छोड़ के इनमें क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। नेत्र शोध के अंदर आपने कभी देखा होगा किसी आदमी के, आपके गांव में या शहर में या आपके आस पड़ोस में एक ऐसा आदमी मिल ही जाएगा कहीं, जिसकी आंखें बाहर आई हो। ठीक है, डिप्पर से जल रहे हो, बाहर आई हो। ठीक है, बाहर आई हो तो वो
आंखें, वो किस हार्मोन की दिक्कत के कारण एक्सोथैलेमिक गाइटर बोलते हैं, आंखें बाहर आ जाती है, बड़ी बड़ी दिखाई देती है ना, तो वो एक्सोथैलेमिक गाइटर। उसके अंदर क्या होता है, जो आपका आई बॉल होती है ना, गोला होता है, जो नेत्र का गोला होता है, अंदर गोला स्थित होता है आपका, ये बाहर दिखाई दे रही है उतनी नेत्र नहीं है, नेत्र इतना अंदर से इतना है, ठीक है ना। तो उस गोला, वो उसका आकार बढ़ जाता है, तो आकार बढ़ेगा, दिमाग में तो घुसेगा नहीं, वो जगह जहाँ दिखाई देगी तो यानी बाहर आ जाती है, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। इसोमोटो रोग क्या होता है, इसोमोटो के अंदर आयोडीन की मात्रा बढ़ जाने पर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी, और उस हार्मोन बढ़ने से, ठीक है, इसोमोटो यानी रोग हो जाता है इसोमोटो, या इसको बोल देते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी आत्महत्या कर लेती है। इस हार्मोन के बाद मृत्यु हो जाती है, अक्सर इस रोग के बाद मृत्यु होने के बहुत खतरे हैं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फट जाती है आयोडीन ज़्यादा होने के कारण। ऑटो इम्यून डिजीज़ कह सकते हो आप, अपने आप में बहुत ज़्यादा फूल जाएगी और वो अपने आप क्या हो जाएगी, उसकी अपने आप फट जाएगी, वो अपने आप बचाने के लिए आत्महत्या कर लेगी, ठीक है ना। तो आत्महत्या, थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहा जाता है, थायराइड की आत्महत्या इसोमोटो को कहा जाता है। अल्पस्रावन से कौन से रोग हो सकते हैं, तो एक तो गाइटर घेंगा हो जाता है, घेंगे के बारे में 4 बातें आपको पढ़नी है। क्रिटिनिज्म होता है बेवकूफ़, क्रिटिनिज्म का मतलब क्या, बेवकूफ़, यानी मेंटली रिटार्डेशन हो जाता है बंदे का। आप कहोगे जी दिमाग से पागल हो जाता है, वो दिमाग के अंदर उसके अच्छी बातें रहती नहीं है, और आयोडीन की कमी से वो दिमाग इतना एक्टिव नहीं रह पाता, तो बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है ना, बहकी बहकी बातें, क्रिटिनिज्म। मिक्सोडिमा के अंदर लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, यानी मिक्सोडिमा रोग अगर आपको हो जाता है महिलाओं को, तो उसके अंदर आपका मासिक चक्कर खत्म हो जाता है। मासिक चक्कर मतलब यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होता, या टाइम पे नहीं होता, कई बार महीने में 2-2 महीने 3-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल जाता है, या मतलब जल्दी हो जाता है ब्लीडिंग वगैरह, तो इस प्रकार के देखने को मिलता है। किसमें, मिक्सोडिमा में। कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी। गाइटर के बारे में 4 बातें पढ़ लो आप, गाइटर के बारे में 4 पढ़नी जरूरी है आपको। फिर थोड़ा, गाइटर को घेंगा या गलगंड भी कहते हैं, ठीक है। घेंगा रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है, तो एक तो आप थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, याद रखना, हार्मोन की कमी हो जाए तो होता है। दूसरा आप कहोगे जी आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, यानी आयोडीन की कमी से होता है। दोनों बात याद रखनी, ठीक है। होता क्या है जी, स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, आप कहो थायराइड आउटो ग्रंथि में सूजन आ जाती है, आउटो ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यानी आपकी आउटो ग्रंथि सूज के बड़ी हो जाएगी, आप सीधा कहते हो इसको थायराइड हो गया, ऐसा होता है ना, इसको थायराइड हो गया। तो थायराइड नहीं हुआ, उसको क्या हुआ, घेंगा हो गया, ठीक है ना, इसको घेंगा हो गया। घेंगा के अंदर क्या होता है, ये गर्दन आपकी फूल जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, आपको खाना खाने में दिक्कत होने लगेगी, ये ग्रंथि बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ग्रंथि में क्या हो जाती है, सूजन। तो घेंगा किस में होता है, एक तो थायरोक्सिन की कमी से होता है, दूसरा थायरोक्सिन की कमी कब आएगी, जब आयोडीन की कमी, तो आयोडीन की कमी से कह सकते हो, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। और किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, आउटो ग्रंथि को, आउटो ग्रंथि में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये घेंगे से भी क्वेश्चन आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुई बात, ये बात हो गई। अब इसके अंदर एक बात याद रख लो आप, मैं आपको समझाऊं तो, या सीधा याद रख लोगे या समझा दूं, सीधा याद रख लोगे या समझा दूं, ठीक है, सीधा याद नहीं रहेगा। एक BMR होता है, बेटा बेजल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब सीधा सीधा होता है ऊर्जा खर्च, एनर्जी को कंज्यूम कर, या आप सीधा कह सकते हो ऑक्सीजन व ग्लूकोज का खर्च। आपको समझने के लिए, इसका कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसका ऑक्सीजन ग्लूकोज का, तो BMR रेट ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा खर्च हो रहा है तो ज़्यादा है, और कम हो रहा है तो कम है। दोनों का करने के लिए उत्तरदायी कौन है, थायरोक्सिन हार्मोन। क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है, देखो
ऑक्सीजन ग्लूकोज का खर्च बढ़ाना कम करने का काम करता है। जैसे आपका शरीर में ये मान लो एक कोशिका है और कोशिका के अंदर पाया जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। 3 सोडियम 2 पोटेशियम अंदर बाहर होते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। और इस पंप को चलाने के अंदर जिस हार्मोन की भूमिका रहती है वो क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन की। यानी एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या चीज़ आएगी, क्या जाएगी, क्या आएगी, जाएगी, क्या आएगी, जाएगी, तो वो क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप है। उसके माध्यम से अंदर बाहर होता रहेगा सब कुछ, ठीक है, जिसको हम सोडियम और पोटेशियम पंप, यानी सोडियम और पोटेशियम की मुख्य भूमिका रहती है इसके अंदर, ठीक है। इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोल दिया जाता है। इसके अंदर आएगा जाएगा, यानी आपकी ऊर्जा, शरीर की खपत कहाँ होती है जी? हमारी ऊर्जा कैसे खपत होती है? तो आपकी ऊर्जा यहीं खपत होती है। हर कोशिका के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप है और पंप के अंदर ऊर्जा खपत होती है। इसको चलाने के लिए, पंप को चलाने के लिए ऊर्जा खपत होती है। एटीपी एडीपी में बदलती रहती है, फिर एडीपी वापस एटीपी में बदल जाती है, फिर एटीपी एडीपी में बदल जाती है। ये काम होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा खर्च हो रही है, यहाँ पर ऊर्जा खर्च हो रही है सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए हर कोशिका के अंदर, ठीक है, अंदर बाहर करने के लिए। अब सोडियम पोटेशियम पंप चलाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। अब बताओ, अगर हुई यहाँ से ये हार्मोन हो जाए ज़्यादा मान लो, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा। बोले हाँ जी। इसका रेट बढ़ेगा तो आप कहोगे जी ऑक्सीजन, सॉरी, इसका रेट बढ़ेगा तो ऊर्जा खर्च ज़्यादा हुई। आप कहोगे जी हाँ जी, ऊर्जा खर्च ज़्यादा हुई। ऊर्जा खर्च ज़्यादा हुई तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन और ग्लूकोज के टूटने से मिलेगी। तो ऑक्सीजन ग्लूकोज का खपत बढ़ा। हाँ जी। ऑक्सीजन ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, जब जल्दी जल्दी हर कोशिका तक पहुँचेगा। बोलो जी क्या? हृदय दर जब ज़्यादा होगी तभी तो जल्दी जल्दी पहुँचेगा। हृदय दर में से तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुँचेगा, लेकिन ऑक्सीजन लेना होगा तो हमें सांस ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो आप कहोगे जी ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। बोले हाँ जी, सांस लेने, श्वसन जो है उनके जो 16 से 18 बार लेते हो आप, जितनी बार लेते हो वो ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे? बोले हाँ जी होंगे। अब ये सिस्टम जैसे ही ज़्यादा होगा तो आप कहोगे हार्ट रेट तो ज़्यादा हुआ होगा, और हार्ट रेट ज़्यादा हुआ होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? तो आप कहोगे रक्त दाब आपका बढ़ेगा। यानी ये चीज़, अगर ऊर्जा का खपत बढ़ेगा तो ये चीज़ें बढ़ना लाजमी है। कहीं पे भी बात करो आप, चाहे इमरजेंसी हालात में करोगे, कभी भी करोगे, ये यहाँ पर इसका रेट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो ये चीज़ ज़्यादा चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा चाहिए तो हार्ट रेट, जल्दी जल्दी रक्त को पहुँचाना है ना ऑक्सीजन ग्लूकोज तो, और रक्त को पहुँचाना है, लेकिन ऑक्सीजन लेनी तो हमें वायु से या फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी। और ब्रीदिंग रेट जब ऐसे ही हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इसके साथ बढ़ ही जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लाल लाल हो जाते हो। तो आप, और ये बात मैं उल्टी कह दूं, अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप कम हो जाए तो सारी चीज़ें कम होगी। अगर ये कम हो जाए मान लो, तो ये भी कम हो जाएगा, 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 ये भी कम। तो इन चीज़ों पर नियंत्रण करने का काम किसका है? थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन वो कर रियल में किस पे काम कर रहा है? वो बीएमआर पे काम कर रहा है। तो बीएमआर पे काम कर रहा है, वो सोडियम पोटेशियम पे पंप पे काम कर रहा है। तो इन चीज़ों पर अपने आप नियंत्रण हो रहा है, इन चीज़ों पर अपने आप नियंत्रण हो रहा है। आपकी ग्रोथ भी हो रही है, तो इसके अंदर चीज़ें जो चाहिए, प्रोटोजिनेसिस होता है इसके अंदर, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वो चीज़ें क्या कराएगी? प्रोटीन आपका ग्रोथ करवाएगा, हर प्रकार की ग्रोथ करवाने का काम करेगा। तो ये काम भी थायरोक्सिन हार्मोन का है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको चलाने में भी किसका है? थायरोक्सिन हार्मोन की भूमिका रहती है। तो इन चीज़ों पर क्या रहता है? ये इस प्रकार से कंट्रोल करता है। एक बात आपको याद है, अगर ये बात आपको याद है तो बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। बीएमआर का मतलब होता है रियल में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का खर्च कितना है, उसका कंजप्शन कितना है, ठीक है ना। हाँ ना 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 ना, क्लियर हो जाएगी बात। ये बात अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।
हमने दो ही ग्रंथि पढ़ी है। कल हम पढ़ेंगे थायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायरॉइड थाइमस, फिर एड्रिनल, टेस्टिस, ओवेरी, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, सब कंप्लीट करेंगे हम। 2-3 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर समझने के बाद, क्योंकि समझना टाइम लगता है। इस बात को 2 मिनट में भी बताया जा सकता था लेकिन आपके समझ में नहीं आता। लेकिन ये समझाए जाए तो हर चीज़ में टाइम लगता है, आपको पता है, ठीक है ना। लंबे लेक्चर भी होते हैं हमारे, और आप फालतू बकवास भी नहीं करते बीच के अंदर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, तो भी टाइम लग जाता है। तो सोच के देखो आप, जो 20-20 मिनट 25-25 मिनट के लेक्चर अगर हम डालने लग जाएं और उसके साथ में आप थोड़ी और मिक्सअप भी करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। पढ़ाई ज़रूरी है आपके लिए, मैं समझता हूँ पढ़ाई की कितनी कीमत होती है, और एक सरकारी नौकरी की मिडिल फैमिली के अंदर गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपकी इज्जत, आपको इज्जत की नज़रों से देखा जाएगा। और मिडिल फैमिली वाले जो होते हैं ना, उनके आगे बहुत बड़ी समस्याएं भी होती है। वो परिवार को किस प्रकार से चलाया जाए। आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने पे आप कोई पैसा चाहिए, पैसा आपके पास अगर नहीं है, मान लो आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क ले लिया और आप पैसा अगर आपका डूब गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं। बिजनेस करने वाले बिजनेस भी करते हैं, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, बता दूं मैं आपको, और अच्छे से पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें, कुछ जो नेगेटिविटी फैलाने वाले दोस्त हैं उनसे थोड़ा दूरियां बना के रखें, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप ऐसे जो चकाचौंध करने वाले लेक्चर है ना, उनसे भी दूरियां बना के रखें थोड़ी सी। जहाँ आपको पढ़ाने वाले टीचर बहुत हैं, मैं नहीं कहता मैं पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी साइंस पढ़ाते हैं भाई यूट्यूब पे लोग, अच्छी अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, फालतू की बकवासें नहीं करते। इतने व्यू उनके फिर वही आते हैं जितने अपने आते हैं ना। बहुत अच्छी अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, मैं इतने टीचरों को जानता हूँ यूट्यूब पे, क्या पढ़ाते हैं वो, लेकिन व्यू उनके कम ही आते हैं। क्योंकि 95% लोग अगर पढ़ाई वाले नहीं है, 5% ही पढ़ने वाले हैं। तो जो टीचर के ज़्यादा व्यू आते हैं इसका मतलब वो पढ़ाते नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, 95% को पकड़ रखा है, 5% पे ध्यान नहीं दिया जाता। और सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट जो है ना, आप 5% पे ध्यान दे रहे हैं, अपने व्यू इतने ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मुझे पता है। क्योंकि अपने अंदर वो टैलेंट ही नहीं है वीडियो वायरल करने वाला या व्यू ज़्यादा लेने वाला। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप शेयर करते हो तो बढ़िया है, आप वीडियो को देख के कमेंट भी नहीं करते तो और भी बढ़िया है। कम से कम बता तो दिया करो भी अच्छी लगी या बुरी लगी, वीडियो पूरी देखने के बाद। तो नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले गए लाइक कर दिया करो, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। अगर आप जॉब लगना चाहते हो तो पढ़ाई है जो आपको एक दूसरे स्टेप पे लेके जा सकती है। जिस स्टेप पे हो आप उससे ऊपर लेके जाना है तो पढ़ाई ही है। आपने देखा भी होगा, कम से कम 50 से 60 हज़ार, 40-50 हज़ार भर्तियाँ CET के थ्रू आएगी, 1 लाख भर्तियाँ ग्रुप डी के थ्रू है। उसके अंदर आनी क्या है, साइंस तो आनी है, ठीक है। अगर रेलवे ग्रुप डी में देखें तो 25 नंबर की साइंस आनी है। लैब असिस्टेंट का पेपर देखें तो उसमें भी आनी है। उसके बाद आप अगर ये पेपर देखें हरियाणा का तो 10-12 नंबर की इसमें भी क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। पर साइंस का हर जगह रोल रहता है, एक बार पढ़ लो, रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ।